अगर हमारी ज़मीन का कोई बड़ा भाई है तो वो मुश्तरी है, जुपिटर है। क्योंकि स्पेस से आने वाली रॉक्स को, बड़ी बड़ी चट्टानों को जो ज़मीन को तबाह कर सकती हैं, जुपिटर उनको अपनी ग्रेविटी के जाल में फंसाता है और ज़मीन से दूर ले जाता है। इसलिए ज़रूरी है कि हम जुपिटर के बारे में और जानें। साइंसदान जुपिटर पर बहुत ज़्यादा रिसर्च कर रहे हैं और 2 तरीक़ों से जुपिटर के बारे में जानने की कोशिश कर रहे हैं। उसकी एवोल्यूशन और उसकी पैदाइश के अमल को जानने की कोशिश कर रहे हैं। पहला तरीका यह है कि हम स्पेस की तरफ देखें, अपने यूनिवर्स की तरफ देखें और बनते हुए निज़ाम शमसी में जुपिटर जैसे सियारों को ढूंढें कि उनकी पैदाइश कैसे हो रही है और उसको स्टडी करने की कोशिश करें। और दूसरा तरीका यह है कि हम सैटेलाइट्स जुपिटर के गिर्द घुमाएं, ऑर्बिटर्स जुपिटर के गिर्द घुमाएं और वो जुपिटर की तस्वीर और बहुत सी मालूमात हमें भेजें। हम ये दोनों काम कर रहे हैं, लेकिन इन दोनों कामों में हमारे सामने जो रिसर्च आई है उसने साइंसदानों को हैरान कर दिया। उस रिसर्च को जानने के लिए हमें जुपिटर के बारे में मालूम होना चाहिए। इस वीडियो में मैं आपको जुपिटर के बारे में बेसिक इन्फॉर्मेशन देने जा रहा हूँ। हमने जुपिटर तक बहुत सी सैटेलाइट्स भेजी, बहुत से ऑर्बिटर्स भेजे। इनके नाम मैं आपके सामने यहाँ पर दर्ज कर रहा हूँ। तो हमारे पास कैसिनी है जो कि 1997 में भेजा गया। इसी तरीके से हमारे पास यूलिसेस है, गैलीलियो ऑर्बिटर है, गैलीलियो प्रोब है। लेकिन जो सबसे अहम ऑर्बिटर जो इस वक्त जुपिटर का हिसार किए हुए है वो है जूनो, जो कि 2011 में भेजा। जूनो ने हमें जुपिटर के बारे में बहुत मालूमात दी, जिसने हमें जुपिटर के बारे में बहुत सी ऐसी चीज़ें बताई जो हम पहले नहीं जानते थे। लेकिन बात करते हैं जुपिटर की, तो जुपिटर हमारे सोलर सिस्टम का 5वां स्यारा है और सबसे बड़ा स्यारा है। अगर आप इसके हुजम की बात करें तो इसका रेडियस 69,911 किलोमीटर है, यानी तकरीबन 70,000 किलोमीटर के करीब। और अगर हम 11 ज़मीनों को इकट्ठा कर लें तो एक जुपिटर की विड्थ बनेगी। तो 11 ज़मीनों के बराबर इसकी विड्थ है। इसकी मास की बात कर लें तो जुपिटर क्योंकि ज़्यादातर गैस से बना हुआ है, लेकिन फिर भी इसका मास 1.9 10⁻27 kg है। बहुत बड़ा नंबर है। इसको समझाने के लिए मैं आपको बताता चलूं कि अगर ज़मीनों को इकट्ठा कर लिया जाए एक पलड़े में तो 318 ज़मीनें अगर आप एक पलड़े में डालेंगे तो वो जुपिटर के बराबर होंगे। एक और मेजर के मुताबिक अगर हम प्लैनेट्स को, सूरज को निकाल कर और जुपिटर को निकाल कर बाकी जितने भी प्लैनेट्स हमारे सोलर सिस्टम में बनते हैं, जो हमें मिलते हैं, उनको 2.5 से ज़रब दें, 2.5 से ज़रब दें तो वो जुपिटर के मास के बराबर होते हैं। और जुपिटर को अगर सूरज के मुकाबले में देखा जाए तो जुपिटर 1000 इकट्ठे करने पड़ेंगे एक सूरज को बनाने के लिए। तो सूरज इतना बड़ा है। अगर जुपिटर इतना बड़ा है तो उसकी ग्रेविटी भी बहुत ज़्यादा होगी। यहाँ पर आपको हैरानी होगी क्योंकि जुपिटर की ग्रेविटी, मुश्तरी की ग्रेविटी 24.79 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, जबकि ज़मीन की ग्रेविटी 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है। तो हमारी ग्रेविटी से 2.4 टाइम्स ज़्यादा जुपिटर की ग्रेविटी है। आप कहेंगे जुपिटर का इतना ज़्यादा मास है और ग्रेविटी इतनी कम। उसकी वजह यह है कि हमारी ज़मीन रॉक से मिलकर बनी है, बहुत ज़्यादा डेंस मटेरियल से मिलकर बनी है, जबकि जुपिटर गैसेस से मिलकर बना हुआ है। इसलिए उसकी ग्रेविटी उसके साइज़ के मुकाबले में उतनी ज़्यादा नहीं है। लेकिन आप अगर ज़मीन पर 100 kg वज़न रखते हैं तो जुपिटर पर जाकर आपका वज़न 240 kg हो जाएगा। इसलिए जुपिटर पर जाना ख़तरनाक है क्योंकि हमारा वहाँ पर वज़न ज़्यादा होगा, डाइटिंग भी ज़्यादा करनी पड़ेगी। जुपिटर की अगर एटमॉस्फेयर को देखा जाए तो आपको गैस के क्लाउड्स मिलेंगे। हमारे पास जुपिटर में मास के हिसाब से हीलियम 24% है, मास के हिसाब से, और हाइड्रोजन 75% है। लेकिन 1% जो बाकी गैसेस हैं उसमें अमोनिया आती है, उसमें मीथेन आती है, उसमें वाटर क्लाउड्स आते हैं, डस्ट आती है। डस्ट खैर गैस नहीं है, अलग चीज़ है। लेकिन वॉल्यूम के लिहाज से अगर हम देखा तो मैंने मास की आपको वैल्यूज़ बताई हैं, तो वॉल्यूम के लिहाज से हाइड्रोजन तकरीबन 90% है
और हीलियम तकरीबन 9%, 9 से 12%, और इसी तरीके से हाइड्रोजन भी 90 से 86% के बीच में। मैं आपको यहाँ पर एक ग्राफ दिखा रहा हूँ और इस ग्राफ में आपको पता चलेगा कि जुपिटर की एटमॉस्फेयर, उसका प्रेशर और उसके टेम्परेचर्स की वेरिएशन कैसे होती है। तो आप देख सकते हैं कि जहाँ पर एल्टीट्यूड वर्टिकली 0 है, इसका मतलब यह है कि हम जुपिटर की सरफेस की बात कर रहे हैं। यहाँ पर टेम्परेचर तकरीबन 145 डिग्री सेंटीग्रेड रहता है, और यहाँ पर अगर आप प्रेशर देखें तो 1 बार प्रेशर है। 1 बार प्रेशर का मतलब यह है कि ज़मीन के बराबर तकरीबन जुपिटर का प्रेशर होता है। लेकिन जैसे जैसे हम ऊपर की तरफ जाएंगे तो अब आप देखें कि एल्टीट्यूड जैसे जैसे बढ़ेगा टेम्परेचर ज़्यादा होना शुरू हो जाएगा, और अगर आप दूसरी तरफ जाएंगे, नीचे की तरफ जाएंगे, तो हम जब जुपिटर की कोर की तरफ जाएंगे तो वहाँ पर भी टेम्परेचर बहुत ज़्यादा बढ़ना शुरू हो जाएगा। जुपिटर की कोर के करीब 24,000 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर होता है। तो इसका जो टेम्परेचर सबसे कम है वो इसकी सरफेस पर है, जो हमें नीले रंग से दिखाई दे रही है, जबकि लाल रंग से हमें वो जगह नज़र आ रही हैं जो कि बहुत ज़्यादा गर्म है। और जब हम इसकी एटमॉस्फेयर में बहुत ऊपर जाते हैं तो फिर इसका टेम्परेचर आहिस्ता आहिस्ता कम होना शुरू हो जाता है। जुपिटर की स्पिन के बारे में अगर देखा जाए तो जुपिटर की स्पिन बाकी तकरीबन सारे सियारों की तरह एंटी क्लॉकवाइज है। वीनस ऐसा सियारा है हमारे सोलर सिस्टम में जो कि क्लॉकवाइज रोटेट करता है, बाकी सारे सियारे एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करते हैं अपने एक्सिस के गिर्द। लेकिन इसकी जो टिल्ट है, ज़मीन की टिल्ट 23 डिग्री सेंटीग्रेड है, इसकी टिल्ट तकरीबन 3.13 डिग्री सेंटीग्रेड है। इसका एक दिन ज़मीन के 9 घंटे और 55 मिनट के बराबर है, और इसका एक साल ज़मीन के 12 सालों के बराबर है। जुपिटर के 79 मून्स यानी कि चांद हैं, जिनमें से 53 चांद के नाम हम दे चुके हैं। जाहिर बात है नासा ने दिए, और अभी भी 26 चांद ऐसे हैं जिनके नाम तजवीज़ किए जा रहे हैं। 4 चांद सबसे बड़े हैं, जिसमें सबसे अहम चांद जो हमारे नज़दीक ज़िंदगी रख सकता है उसे यूरोपा कहा जाता है। मैं आपको उन 4 चांदों के नाम और तस्वीर यहाँ पे दिखा रहा हूँ। तो जुपिटर के गिर्द बहुत से चांद चक्कर लगा रहे हैं, जिसमें हमें सबसे ज़्यादा इंटरेस्ट यूरोपा में है, और यूरोपा के बारे में मैं बहुत सी वीडियोस भी बनाने जा रहा हूँ। जुपिटर के भी रिंग्स होते हैं। हम ये जानते हैं कि सैटर्न के रिंग्स होते हैं, यूरेनस के रिंग्स होते हैं, लेकिन जुपिटर के गिर्द भी चीज़ें घूमती हैं, उसके भी रिंग्स हैं। ये रिंग्स बहुत ज़्यादा मध्यम होते हैं, फेंट होते हैं, इसलिए शुरू में इन रिंग्स के बारे में हम जान ना सके। लेकिन 1970 में जब वॉयेजर प्रोब जुपिटर के करीब से गुजरी तो उसने पहली मर्तबा इन रिंग्स के बारे में हमें बताया। 4 मेन रिंग्स हैं और उसके अलावा भी और रिंग्स हैं, जिनकी तस्वीर और जिनके नाम मैं आपको यहाँ पर दिखा रहा हूँ। अगर आप ये सोचें कि निज़ाम शमसी का, सोलर सिस्टम का सबसे बड़ा तूफान कहाँ पर है, तो वो है जुपिटर की रेड आई, रेड स्पॉट। इसे स्पेस से देखा जा सकता है, मैं आपको तस्वीर में भी दिखा रहा हूँ। ये वो जगह है जहाँ पर एक बहुत बड़ा तूफान इस वक्त जुपिटर पर मौजूद है। बहुत ज़्यादा प्रेशर है, इसका रंग भी आप देख सकते हैं, टेम्परेचर बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा प्रेशर है, और 3 सालों से हम इसको देख रहे हैं। इसकी जो विड्थ है वो 16,000 किलोमीटर है। ज़मीन से बड़ा तूफान है जो कि इस वक्त जुपिटर पर मौजूद है। जुपिटर के अंदर अगर हम जाएं तो क्योंकि जुपिटर गैसेस का बना हुआ है तो बाहर की एटमॉस्फेयर गैसेस की बनी हुई है। आपको यहाँ पर गैस के क्लाउड्स नज़र आ रहे हैं, अमोनिया गैस के क्लाउड्स आपको नज़र आएंगे, इसी तरीके से मीथेन के क्लाउड्स नज़र आएंगे। फिर आप अंदर की तरफ आएंगे तो हीलियम और हाइड्रोजन नज़र आएगी, और अंदर की तरफ आएंगे तो अब आपको लिक्विड फॉर्म में हाइड्रोजन मिलेगी। आप जैसे जैसे और अंदर की तरफ आएंगे तो हाइड्रोजन सख्त होती जाएगी, मेटल फॉर्म इख्तियार कर लेगी टेम्परेचर की वजह से, और मेटेलिक हाइड्रोजन आपको नज़र आएगी। जो इसकी कोर है वो मेटेलिक हाइड्रोजन, आइस और डस्ट से मिलकर बनी है, और यहाँ पर बहुत ज़्यादा टेम्परेचर्स होते हैं। अगर हम यहाँ पर जुपिटर की मैग्नेटिक फील्ड को डिस्कस ना करें तो हम कभी भी जुपिटर पर प्रोब्स या मिशन ना भेज सकते, क्योंकि जुपिटर की मैग्नेटिक फील्ड, जो मैग्नेटोस्फीयर है उसके गिर्द, वो बहुत ज़्यादा ताकतवर है। ज़मीन के मैग्नेटोस्फीयर से 10 लाख गुना ज़्यादा टाइम्स।
जुपिटर का मैग्नेटोस्फीयर ताकतवर है। अगर जुपिटर का मैग्नेटोस्फीयर नज़र आता और उसको हम आसमान में देख सकते हैं तो वो चांद 14वीं के चांद से बड़ा हमें नज़र आता। इसकी वजह से क्योंकि जुपिटर की मैग्नेटिक फील्ड बहुत ज़्यादा है, जब भी हम ऐसे ऑर्बिटर्स डिज़ाइन कर रहे होते हैं जिन्होंने जुपिटर का चक्कर लगाना होता है तो वहाँ पर हमें बहुत ज़्यादा ख़ास किस्म की प्रोटेक्शंस देनी पड़ती हैं, क्योंकि जुपिटर बहुत ज़्यादा हैवी किस्म की मैग्नेटिक फील्ड रख सकता है। इसका मतलब यह है कि उसकी एटमॉस्फेयर में चार्ज पार्टिकल्स बहुत हैं और अगर आप वहाँ पर सैटेलाइट भेजेंगे तो उस सैटेलाइट को और उस ऑर्बिटर को मुश्किलात आ सकती हैं जो कि जूनो को आई। लेकिन जूनो की डिज़ाइनिंग में इन चीज़ों का ख्याल रखा गया। हम अगली वीडियोस में जूनो के स्ट्रक्चर के बारे में भी पढ़ेंगे और ये भी इंफॉर्मेशन देखेंगे कि जूनो ने हमें क्या इन्फॉर्मेशन मिली जो कि जुपिटर के बारे में हमें बताती है। और जब हम सोलर सिस्टम के अलावा दूसरे सोलर सिस्टम देखते हैं तो वहाँ पर जो बड़े गैस के सियारे हैं जुपिटर की तरह के, वो कैसे मार्ज़ वजूद में आ रहे हैं और वक्त के साथ वो कैसे इवॉल्व कर रहे हैं। मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। तख्ती ऑनलाइन को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और इस इल्म को दूसरों तक पहुँचाते रहिए।